इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का। और ये आखिरी यूनिट है और इसके साथ ही इस चैप्टर की समाप्ति भी हो जाएगी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की समाप्ति हो जाएगी। देखिए वार्म अप में लिखा गया है यू आर ऑलरेडी एक्विंटेड विद द फर्स्ट 3 फेजेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। एक्विंटेड का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से परिचित हो जाते हो, फैमिलियर हो जाते हो, तो उसे कहते हैं एक्विंटेड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि आपने पहले ही ऑथर और उनकी दादी के बीच का जो रिलेशनशिप था उसके 3 फेजेस आपने देख लिए हैं। In the first phase, the grandmother looked after the author in the village. जो पहला फेज़ था उसमें जो दादी थी वो ऑथर की देखभाल करती थी गांव में। And he was physically very close to her. और वो अपनी दादी से फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, उनके साथ ही समय बिताया करते थे गांव में पहले फेज़ में। In the second phase, he was estranged from her when he went to city school. एस्ट्रेंज का मतलब होता है कि थोड़ा सा अलग हो जाना, दूर हो जाना। तो हमने देखा था सेकेंड फेज़ में जब राइटर अपने शहर में गए थे और शहर में स्कूल में गए थे, शहर के स्कूल में गए थे, तब क्या हुआ था कि उनके और उनकी दादी के बीच में दूरियां आ गई थी, वो तो थोड़ा अलग हो गए थे। इन द थर्ड फेज़ द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम स्नैप्ड व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो क्या था तीसरे फेज़ में क्या हुआ था कि जब राइटर यूनिवर्सिटी में गए थे, तो आपको याद होगा जब वो यूनिवर्सिटी में गए थे तो राइटर को अपना एक अलग रूम मिला था और उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनके बीच जो एक कॉमन लिंक था, एक कॉमन कॉन्टैक्ट था, वो टूट गया। अब दादी और पोते एक साथ एक रूम में नहीं रहते थे, तो यूनिवर्सिटी में जाने की वजह से उन्हें अलग रूम मिल गया राइटर को, तो जो कॉमन लिंक था उनके बीच वो टूट गया। स्नैप मतलब मैंने आपको बताया था टूट जाना। और आगे लिखा गया है फाइनली व्हेन ही वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम वॉज लॉस्ट। चौथा फेज़ है जो आखिरी फेज़ है, उसमें क्या है कि राइटर विदेश चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, यानी कि देश से बाहर कहीं पढ़ने के लिए चले जाते हैं, आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि उनके और उनकी दादी के बीच का जो भी कॉन्टैक्ट थोड़ा बहुत भी था ना, वो पूरी तरीके से टूट गया। तो उसके बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। रीड द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ द फाइनल कर्टन फॉल्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ। इस यूनिट में ये जो फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का, इसमें हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो पर्दा है दादी के लाइफ का, वो जो फाइनल पर्दा है, मतलब कि जो फाइनल पार्ट है, वो किस तरीके से दादी के लाइफ में आता है और ख़त्म होता है। तो अब हम देखते हैं टेक्स्ट इस यूनिट का। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वाज श्योर माय ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। राइटर ने ये डिसाइड किया कि अब वो दूसरे देश जाएंगे पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। और जब उन्होंने इस बात का निश्चय किया तो वो ये बात तो श्योर थे कि दादी इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. अब राइटर बाहर पढ़ाई करने के लिए जा ही रहे थे, तो उन्हें 5 साल लगता, वो 5 सालों तक बाहर ही पढ़ाई करते रहते। तो राइटर यहाँ ये कह रहे हैं कि 5 सालों तक उन्हें बाहर ही रहना था और ये जो 5 साल हैं ये बहुत ही लंबा टाइम होता है। और जैसा कि राइटर बताते थे कि उनकी दादी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, तो उनके एज के हिसाब से ये 5 साल बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम होता है। और राइटर ये कि यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि इन 5 सालों में दादी के साथ क्या होगा। अगर वो वापस आएंगे 5 सालों के बाद अपनी पढ़ाई करके, तो वो अपनी दादी को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, उन्हें नहीं पता। यानी कि उनकी दादी इन 5 सालों में जीवित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हैं, तो कोई ये नहीं बता सकता कि वो जीवित रहेंगी कि नहीं रहेंगी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कौन बता सकता है, बट माई ग्रैंड मदर कुड, यानी कि मेरी दादी ही ये बात सुनिश्चित कर सकती है, मेरी दादी ही ये बात बता सकती है कि वो मुझसे 5 सालों के बाद मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। देखिए हुआ क्या कि जब ये बात दादी को पता चली कि वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो दादी ने कोई भी सेंटीमेंट, कोई भी इमोशन, कोई भी भावनाएं प्रकट नहीं की।
ऐसा होता है ना कि अगर आपसे कोई दूर जा रहा हो तो आपको बड़ा ही इमोशनल फील होता है। तो ऐसा कुछ भी दादी ने प्रकट नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं कि दादी ने पहले ही खुद को अलग कर लिया था। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दादी इस बात को समझती थी कि मेरा जो पोता है वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है और उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल में उन्होंने करके रखा हुआ था। हम तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते ना कि उन्हें मतलब उनके दूर जाने का कुछ भी गम नहीं हुआ होगा। भले ही उन्होंने ये अपने ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर आने नहीं दिया, ये शिकन नहीं आने दी, लेकिन उन्हें बुरा तो ज़रूर ही लगा होगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी इमोशन प्रकट नहीं किया कि मेरा पोता जा रहा है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। और वो रेलवे स्टेशन के ऊपर आई राइटर को छोड़ने के लिए, लेकिन तब भी उन्होंने राइटर से कुछ भी बात नहीं की, किसी भी प्रकार का इमोशन, किसी भी प्रकार की फीलिंग शो नहीं की। हम कह सकते हैं कि दादी ने खुद को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था जब से वो विलेज से सिटी में आई थी। तो तब से उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि उनके पोते की लाइफ बदलेगी और उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। वो अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहता है वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए दादी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीख लिया। और इसीलिए जब राइटर बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो दादी ने बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का इमोशन शो नहीं किया। मे बी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने पोते को ये दिखाना चाह रही थी कि तुम आराम से जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो बाहर जाके, और जो तुम अचीव करना चाहते हो वो तुम अचीव करो। मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं अपसेट नहीं होंगी तुम्हारे जाने से। इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कोई भी इमोशन प्रकट नहीं किया। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. दादी ने अपना कुछ भी इमोशन प्रकट नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि दादी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। उनका पोता बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है लगभग 5 सालों के लिए, और दादी ने कुछ भी इमोशन प्रकट नहीं किया। लेकिन उस वक्त भी दादी अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला उन्होंने रखी हुई थी और उसको मूव करते करते वो प्रार्थनाएं बोली जा रही थी। उनका जो लिप्स था, उनके जो होंठ थे, वो उन प्रार्थनाओं की वजह से, वो जो प्रार्थनाएं बोली थी उनकी वजह से मूव कर रहे थे, और उनका जो मन था वो भी प्रार्थनाओं में पूरी तरीके से खोया हुआ था। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो जब राइटर जाने लगे तो दादी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन धीरे से उन्होंने राइटर के माथे को चूमा। और जब राइटर वहाँ से चले गए तो वो जो दादी ने उन्हें किस किया था उनके फोरहेड पे, उसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया, उसे अपने दिल के पास रखा। चेरिश का मतलब यहाँ पे ये हुआ किसी चीज़ को एडमायर करना, किसी चीज़ को संजो के रखना। तो जो मॉइस्ट इम्प्रिंट उनके फोरहेड पे आया, मॉइस्ट इम्प्रिंट का मतलब कि जो दादी ने राइटर को उनके फोरहेड पे किस किया था तो उसका जो छाप था वो एकदम मॉइस्ट था, नमी भरा था। तो राइटर ने उस चीज़ को फील किया और उसको उन्होंने चेरिश किया, यानी कि अपने साथ संजो के रखा। इसलिए संजो के रखा क्योंकि उन्हें लगा कि ये शायद अब आखिरी बार है कि उन्होंने अपनी दादी को देखा, और उनकी दादी और उनके बीच आखिरी जो फिज़िकल कांटेक्ट है वो ये जो किस दादी ने किया उनके फोरहेड पे वही है। इसीलिए उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा चेरिश किया जब वो वहाँ से चले गए। तो आगे राइटर कहते हैं, बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। राइटर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें ऐसा लगा था ना कि उन्होंने अपनी दादी को आखिरी बार देखा है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी दादी से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
5 साल के बाद जब वो वापस आए घर, तो दादी उन्हें स्टेशन पे मिलने के लिए आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। दादी वैसी की वैसी ही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि और भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। जैसी पहली थी बिल्कुल वैसी ही अभी भी है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. दादी ने जब अपने पोते को देखा 5 सालों के बाद, तब भी उनके पास समय नहीं था कि वो कुछ बात करें अपने पोते से। उन्होंने कुछ भी बात नहीं की और उन्होंने अपने पोते को गले से लगा लिया। बहुत ही ज़ोरों से उन्होंने अपने पोते को गले से लगा लिया। क्लैप्स का मतलब कि बहुत ही टाइटली, बहुत ही ज़ोर का उन्होंने अपने पोते को गले से लगा लिया। और जब राइटर को दादी ने गले लगाया तो उन्होंने सुना कि उनकी दादी अभी भी प्रार्थनाएं बोल रही थी। वो उनके मुंह से जो निकल रही थी, उन्होंने सुना कि उनकी दादी प्रार्थनाएं बोल रही थी। इवन ऑन द first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो जब राइटर वापस आए थे, तो जो पहला दिन था जिस दिन वो वापस आए, उस दिन भी दादी का सबसे खुशी भरा पल, हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था जब वो स्पैरोज़ के साथ टाइम उन्होंने स्पेंड किया, उन्हें खाना खिलाया। वही उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशियों भरा पल था। और उस दिन उन्होंने काफ़ी देर तक उन स्पैरोज़ को, उन गोरैयों को खाना खिलाया और बड़े ही प्यार से उन्हें डांटा भी। यानी कि उन्हें बहुत ही प्यार से डांटते हुए, उन चिड़ियों को बड़े ही प्यार से डांटते हुए उन्होंने उनको खाना खिलाया। और वही उनका सबसे खुशी भरा पल था उस दिन भी, जिस दिन राइटर वापस आए। फ्रिवलस का मतलब होता है ना कि जब आप कोई चीज़ सीरियसली नहीं करते हो। और रिब्यूक का मतलब होता है कि डांटना किसी को। तो फ्रिवलस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मजाक में। तो ऐसा होता है ना कि कई बार आपको डांट पड़ती है, लेकिन वो सीरियस डांट नहीं होता, प्यार भरा डांट होता है। आप भी किसी को डांट देते हो, लेकिन वो मजाक में आप ऐसे करते हो, डांटते हो, सीरियसली आप नहीं होते हो। तो ठीक उसी तरीके से दादी भी उन चिड़ियों को प्यार से डांट रही थी। आपको याद होगा कि वो चिड़ियाँ क्या करती थी ना, कि दादी के पास आकर बैठकर शरारतें करती थी। कभी उनके सर पे बैठ जाती थी, कभी उनके पैर पे, कभी उनके कंधों पे। तो मतलब उनको डांटती थी, वो प्यार से डांटती थी कि हटो, हट जाओ। लेकिन वो जो डांट थी वो प्यार भरी होती थी, गुस्से वाली नहीं होती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम होते ही दादी में कुछ बदलाव आ गए। क्या बदलाव आ गए? शी डिड नॉट प्रे। उस शाम दादी ने प्रार्थना की ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि दादी हमेशा प्रार्थनाएं करती रहती थी, लेकिन उस शाम उन्होंने अपनी प्रार्थना स्किप कर दी। उन्होंने प्रार्थना की ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? आगे लिखा किया है, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने जितनी भी आसपास की जो महिलाएं थीं उन सभी को इकट्ठा कर लिया और एक पुराना सा ड्रम लेके, एक पुराना सा ढोलक या फिर ढोल लेके उन्होंने गाना गाना शुरू किया। उसे बजाकर उन्होंने गाना गाना शुरू किया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. सैगिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है, उसको कहते हैं सैगिंग। और थम्प्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे ये मतलब हुआ कि उस ढोल को, उस ड्रम को बजाना, उसके ऊपर हाथ से मारना, तभी तो आवाज़ निकलेगी ना। और डायलापिडेटेड का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। तो पुरानी चीज़ क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो टूटी फूटी सी दिखने लगती है। तो दादी ने जो ड्रम लिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, तो एकदम टूटी फूटी सी थी। और जब किसी ड्रम को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसका जो स्किन होता है, यानी जिसके ऊपर उसको मारते हैं और आवाज़ आती है, तो उसको कहते हैं स्किन उस ड्रम का। तो उसको जब आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तो उसका जो स्किन होता है ना वो लूज़ हो जाता है। तो दादी ने जो
ड्रम लिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था, जिसकी स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गई थी। तो दादी ने कई घंटों तक उसी ड्रम को बजाती रही। दादी उस ड्रम को, उस ढोल को बजाती रहीं और बजाते बजाते वो गाना गा रही थी। और गाना का जो सब्जेक्ट था वो था कि कोई योद्धा जब युद्ध जीत कर आता है, अपने घर वापस आता है, तो उसी विषय में वो जो गाना था वो दादी गा रही थी। यानी कि ये बात साफ थी कि वो अपने पोते की आने की खुशी में, यानी जो राइटर थे उनकी आने की खुशी में वो गाना गा रही थी कि उनका पोता आया है, बाहर से आया है। इसीलिए उनकी आने की खुशी में उन्होंने सबको इकट्ठा किया और गाना गाया। और गाना किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? उस योद्धा के ऊपर बेस्ड था जो युद्ध जीत कर घर वापस आता है। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। persuade का मतलब होता है कन्विंस करना, मनाना, और ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में करते हो तो उसकी वजह से ज़ोर पड़ने लगता है ना। तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी वहीं पे थे, दादी के फैमिली मेम्बर्स वहीं पे थे, तो उन्हें फ़िक्र तो होगी ना कि क्योंकि दादी कई घंटों से गाना गा रही थीं और ड्रम बजा रही थीं, तो उन्हें फ़िक्र होने लगी कि दादी अगर और ज़्यादा देर तक ऐसा करेंगी तो उनके शरीर के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर ज़ोर पड़ेगा। इसीलिए सबने मिलकर उन्हें कन्विंस किया, उन्हें मनाने की कोशिश की कि अब आप रुक जाइए, अब और ज़्यादा ड्रम मत बजाइए और ज़्यादा गाइए मत। That was the first time since I had known her that she did not pray। राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है और अपनी दादी को उन्होंने देखा है, जब से वो अपनी दादी को जानते हैं तब से उन्होंने देखा है कि उनकी दादी कभी भी अपने प्रार्थना करने का जो समय है, वो जो प्रार्थनाएं करती हैं उसको वो कभी भी नहीं छोड़ती, वो हमेशा प्रार्थनाएं करती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि दादी ने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली ही सुबह क्या हुआ कि दादी बीमार पड़ गई। इट वॉज़ ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, तो उन्हें हल्की सी बुखार हुई थी और डॉक्टर ने ये कहा कि तुरंत ही चली जाएगी, जल्दी चली जाएगी बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन दादी कुछ अलग ही सोच रही थी। उन्होंने अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को ये बताया कि उनका अंत बहुत ही पास है। दादी को अब ये महसूस होने लगा था कि अब वो ठीक नहीं होंगी, अब उनका अंत पास आ गया है। शी सेड that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. ओमिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को मिस कर जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा क्योंकि अब उनके जीवन का आखिरी अध्याय ख़त्म होने में कुछ ही घंटे, कुछ ही पल बचे हुए हैं और उन्होंने अपना जो प्रार्थना करने का जो क्रिया है वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने कल से प्रार्थना नहीं की। उन्होंने प्रार्थना करने के बजाय गाना गाया था और ड्रम बजाया था और प्रार्थना छोड़ दी थी। तो इसी वजह से अब वो ज़रा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। जितने भी लोग उनके आसपास हैं उनसे बात करके वो ज़रा सा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनके जीवन का आखिरी अध्याय ख़त्म होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इसीलिए अब वो ईश्वर की प्रार्थना करना चाहती हैं, ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने कल से प्रार्थना नहीं की और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसीलिए अब वो ज़रा सा भी समय बर्बाद नहीं करेंगी और वो किसी से भी बात नहीं करेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, सभी ने इस बात का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन दादी ने क्या किया? उन सभी के विरोध को अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। दादी एकदम पीसफुली, शांति से अपने बेड पे, अपने बिछावन पे, बिस्तर पे लेटी लेटी वो प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और
उनकी जो उंगलियां थी वो उनकी मालाओं के ऊपर मूव कर रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. यहाँ पे सस्पेक्ट का मतलब हुआ अंडरस्टैंड, समझना, समझ पाना। तो इससे पहले कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो समझ पाते कि क्या हुआ, उनका जो लिप्स था वो रुक गया। वो जो प्रार्थनाएं कर रही थी तो उसकी वजह से उनके जो होठ हिल रहे थे अब वो रुक गया, अब उनके होठ नहीं हिल रहे थे। और उनकी जो रोज़री थी, उनकी जो हाथ में माला थी, वो उनके लाइफलेस उंगलियों से नीचे गिर गई। लाइफलेस यानी कि निष्प्राण उंगलियों से नीचे गिर गई, यानी कि अब दादी नहीं रही। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Pallor का मतलब होता है पीलापन। तो दादी के चेहरे पे दादी की जो बॉडी थी उनके चेहरे पे पीलापन पूरी तरीके से छा गया और सब समझ गए कि अब दादी इस दुनिया में नहीं रही। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. शॉर्ट का मतलब होता है कि एक कपड़ा जो डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है, जिसमें डेड बॉडी को लपेटा जाता है, उसको कहते हैं श्राउड। तो दादी के बॉडी को सबने बिस्तर से उठाया और जैसा कस्टम है, जैसी रीति है, उस हिसाब से उनके बॉडी को ज़मीन पे रखा और एक लाल कपड़े में उनकी बॉडी को लपेट दिया, उनके बॉडी को ढक दिया लाल कपड़े से। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. मॉर्निंग का मतलब होता है शोक मनाना। तो कुछ घंटों तक, कई घंटों तक उनके फैमिली मेम्बर्स यानी दादी के फैमिली मेम्बर्स ने उनके इस दुनिया से चले जाने की वजह से शोक मनाया, उन्हें याद किया और फिर उन्हें वहाँ पे छोड़कर जो अंतिम संस्कार होने थे दादी के, उसके व्यवस्था करने के लिए सभी चले गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम के समय क्या हुआ कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो दादी के रूम में गए स्ट्रेचर लेके, क्रूड स्ट्रेचर लेकर। क्रूड स्ट्रेचर का यहाँ पे मतलब हुआ, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं हाथ से बना हुआ, और स्ट्रेचर मतलब कि जिसके ऊपर किसी को लिटाया जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारी जो रीति है उसके हिसाब से एक बांस का बना हुआ स्ट्रेचर बनाया जाता है हाथों से और उसके ऊपर डेड बॉडी को रख के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है। क्रीमेटेड का मतलब कि अंतिम संस्कार करने ले जाना, यानी जलाने ले जाना। तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सभी दादी के रूम की तरफ गए ताकि उन्हें स्ट्रेचर के ऊपर उनकी डेड बॉडी को स्ट्रेचर के ऊपर रख के और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा सके। The sun was setting and lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूरज जो था वो ढल रहा था, शाम का समय हो रहा था इसलिए सूरज ढल रहा था और सूरज की जो किरणें आ रही थी, ढलने के समय जो किरणें आ रही थी उससे दादी का पूरा जो रूम था उसमें और पूरे वरांडा में, पूरे बरामदे में जो रोशनी थी, उसका जो गोल्डन लाइट था वो पूरी तरीके से शाइन कर रहा था दादी के रूम में और पूरे वरांडा में। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी कि आंगन। तो वो सभी जो आंगन था, आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉर्ड thousands of sparrow sat scattered on the floor. स्टिफ का मतलब होता है अकड़ जाना, पूरी तरीके से हार्ड हो जाना। यहाँ पे जो डेड बॉडी है उसके लिए इस्तेमाल हुई है, क्योंकि डेड बॉडी से जब जान निकल जाती है तो वो एकदम से अकड़ जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पूरा बरामदा था वहाँ से लेकर जो दादी का रूम था, जहाँ पे दादी की जो डेड बॉडी थी वो पड़ी हुई थी
और लाल कपड़े में लपेटी हुई थी, वहाँ तक, यानी पूरे बरामदे और जहाँ तक दादी का रूम था, जहाँ पर दादी का डेड बॉडी था, वहाँ पूरी जगह पे जो स्पैरोज़ थे, हज़ारों स्पैरोज़ थे, वो पूरी तरीके से फैले हुए थे, पूरी तरीके से बैठे हुए थे पूरे फ्लोर पे, पूरे ज़मीन के ऊपर। देयर वॉज नो चर्पिंग। इतने सारे स्पैरोज़ बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी चींची की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। वो जो स्पैरोज़ थे वो भी इस बात को समझ पा रहे थे कि जो इंसान उन्हें रोज़ खाना खिलाया करता था, रोज़ उन्हें ब्रेड दिया करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो जो स्पैरोज़ थे वो भी एक तरीके से शोक मना रहे थे। कोई भी स्पैरो चींची की आवाज़ नहीं निकाल रहा था, सभी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे दादी के जितने फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें काफ़ी बुरा लगा उन चिड़ियों के लिए कि अब तो दादी नहीं रही और ये बेचारे चिड़ियाँ जितने भी हैं वो आए हैं खाना खाने के लिए। इसीलिए राइटर की जो मम्मी थी कुछ ब्रेड लेकर आई उन स्पैरोज़ के लिए। फेच मतलब लेकर आना, वो कुछ ब्रेड लेकर आई उन स्पैरोज़ के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई grandmother used to and threw it to them। क्रम्स का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा कर देना। तो राइटर की मम्मी ने क्या किया, जो ब्रेड वो लेकर आई थी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक उसी तरीके से जैसे कि दादी किया करती थी, और उन स्पैरोज़ की तरफ फेंक दिया उन ब्रेड के टुकड़ों को। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। उन स्पैरोज़ ने ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। कॉप्स का मतलब शव। तो जब दादी के डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया गया, तब वो सभी जो स्पैरोज़ वहाँ इकट्ठा हुए थे वो सभी चुपचाप वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन जो सफाई कर्मचारी थे, जो स्वीपर थे, उन्होंने उन छोटे छोटे टुकड़ों को, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ़ किया, स्वेप्ट किया, यानी कि उसे हटाया और डस्टबिन में डाल दिया। यानी कि जो स्पैरोज़ थे, जो बर्ड्स थे, उनका भी दादी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बन गया था और वो भी दादी के जाने के वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। तो उन्होंने भी अपनी दुख को प्रकट किया। तो यही था ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें हमने देखा एक दादी और पोते के बीच के रिलेशन किस तरीके से समय बदलने के साथ साथ बदलती रहती है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। दादी के चले जाने के बाद भी राइटर के मन में अपनी दादी के लिए जो प्यार था, सम्मान था, वो हमेशा जीवित रहा। इसी वजह से आगे चलकर राइटर ने ये कहानी लिखी जिसे हम सभी पढ़ पा रहे हैं और उनकी दादी कैसी थी उस बारे में हम जान पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इस कहानी का नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पोर्ट्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था कोई तस्वीर, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग। लेकिन यहाँ पे दादी की पेंटिंग के बारे में तो बात हुई ही नहीं। यहाँ पे राइटर ने दादी के पूरे चरित्र को और दादी कैसी दिखती थी उसको शब्दों के माध्यम से बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।